गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है पानी और हम। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने इस अध्याय से अनेक सारा या काफ़ी मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम ये समझ पाए हैं कि पानी और हमारा आपसी संबंध कैसा है, यानी हम जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अगर ये जल नहीं होगा तो हमारा जो जीवन है वो कैसे प्रभावित होगा। साथ ही साथ हम ये भी जान पाए कि कैसे बारिश का पानी नदियों, नालों, समुद्र से होता हुआ और भूगर्भ में जाकर के स्थापित होता है, और इस पानी को हम अनेक सारे जल स्रोत, जैसे चाहे कुआं हो या फिर हमारे जो बोरिंग हो यानी ट्यूबवेल हो, इनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो क्यों ना इस पाठ पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, पानी का उपयोग होता है, यानी हमें बताना है कि पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं या किन किन कार्यों में पानी का उपयोग किया जाता है, जैसे पंक्चर वाले की दुकान पर, होटलों में, सिंचाई में या फिर इन सभी कार्यों में। तो बच्चों, हम जानते हैं चाहे पंक्चर वाले की दुकान हो, होटल हो या सिंचाई हो, इन सब कार्यों में हम पानी का उपयोग करते हैं, यानी हमारा विकल्प द बिल्कुल सही होगा और हम यहाँ पर द का चयन कर लेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, पानी अंत में जाकर मिल जाता है। कहाँ मिलता है? देखो, जब हमने अध्याय का अध्ययन किया था तो हमने ये जाना था कि बारिश का पानी नालों से होता हुआ नदियों में और नदियों से बहता हुआ अंत में जाकर के समुद्र में मिल जाता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में समुद्र का चयन करेंगे, यानी हमारा विकल्प ब सही होगा और हम उसका चयन कर लेंगे और यही हमारा उत्तर होगा। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, भारत के मानचित्र में नदी के बहाव क्षेत्र को दिखाती है। नदी के बहाव क्षेत्र को किस रंग की रेखाओं के द्वारा दिखाया गया था? जब हमने नक्शे का अध्ययन किया था, भारत के नक्शे का, तो हमने जाना था कि जो नीले रंग की रेखाएं हैं उनके द्वारा हम जो नदी का बहाव क्षेत्र है उसे दर्शा पा रहे थे। तो हम विकल्प स का चयन यहाँ पर कर लेंगे और ये हमारा सही उत्तर होगा। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, कुएं, बावड़ी और बोरवेल का पानी आता है। कहाँ से आता है इन सब में पानी? बच्चों, ये जल के आंतरिक स्रोत हैं, यानी कि हम जमीन को खोद करके इनसे पानी प्राप्त करते हैं, चाहे कुएं हो, बावड़ी हो या फिर बोरवेल हो। तो हमने जान लिया था कि यह पानी समुद्र से प्राप्त होता है, नहीं ना, यह पानी भूगर्भ से प्राप्त होता है, तालाब से प्राप्त होता है या फिर नदियों से प्राप्त होता है। तो हम जान चुके थे कि जो भूगर्भ का जल है उसे हम कुएं, बावड़ी और बोरवेल के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी जो विकल्प ब होगा वह हमारा सही आंसर होगा। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, हरिद्वार में नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? क्या यमुना, गंगा, सरस्वती या चिनाब? तो बच्चों, हरिद्वार में बहती है पवित्र नदी गंगा। तो हम यहाँ विकल्प ब का चयन कर लेंगे। और इतने सारे प्रश्नों के उत्तर हम क्यों दे पाए बच्चों? कितनी आसानी से दे रहे हैं ना, क्योंकि हमने जो अध्याय है उसका अध्ययन बड़ी गहनता से किया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बच्चों हर रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है एक सही शब्द का चयन करते हुए। जैसे देखिए, छोटे नालों का पानी रिक्त स्थान किसी नदी में मिल जाता है। कब मिलता है किसी नदी में? यानी छोटे नालों का पानी अंत में किसी नदी में मिल जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि छोटे नालों का पानी अंत में किसी नदी में मिल जाता है, और इस प्रकार हमारा जो ये रिक्त स्थान है वो पूरा हो जाता है। तो चलो अब देखते हैं अगला रिक्त स्थान कौन सा है। वर्षा का पानी जमीन से रिस रिस कर खालिस्तान में जाता है। कहाँ जाता है वर्षा का पानी? जमीन में रिस रिस कर। जब हमने अध्याय का अध्ययन किया था तो हमने जान लिया था कि जो वर्षा का पानी है वो जमीन से रिस रिस कर अंत में भूगर्भ में चला जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यह पानी भूगर्भ में चला जाता है, और हमारा यह जो रिक्त स्थान है वो भी पूरा हो जाता है। तो चलो अब देखते हैं अगला रिक्त स्थान कौन सा है। हमें जल स्रोतों को खालिस्तान रखना चाहिए। क्या गंदा रखना चाहिए या फिर साफ रखना चाहिए? तो हमें जल स्रोतों को साफ रखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साफ,
और ये हमारा जो रिक्त स्थान है वो पूरा हो जाता है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा जो अगला रिक्त स्थान है वो है मानचित्र में बड़े क्षेत्र में फैला नीला रंग खालिस्तान को दिखाता है। जब हमने मानचित्र का अध्ययन किया था तो हमने देखा था जो भारत का मानचित्र है उसमें भारत के 3 ओर नीला रंग बड़ी मात्रा में फैला हुआ दिखाई दे रहा था। यह नीला रंग किसको दर्शाता है? यह नीला रंग दर्शाता है कि इस भारत के 3 ओर समुद्र है, यानी जलीय क्षेत्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो मानचित्र में बड़े क्षेत्र में फैला हुआ नीला रंग है वो हमें समुद्र को दर्शाता है। यानी नीला रंग किसको दर्शाएगा मानचित्र में? कि यहाँ तो जल प्रदेश यानी समुद्र है। तो चलो देखते हैं अगला। और बच्चों अगला रिक्त स्थान है घर के आसपास नालियों का पानी जमीन के खालिस्तान की ओर बहता है। पानी का यह गुण होता है बच्चों, पानी बहता ऊपर से नीचे की ओर। यानी अगर जो नदी नालों का पानी है जमीन पर जो किस ओर बहेगा, हम समझ सकते हैं जिस ओर ढलान होगा। यानी कि हम कह सकते हैं घर के आसपास की नालियों का पानी जमीन के ढलान की ओर बहता है। और इस प्रकार हमने बच्चों इतने सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है एक उचित शब्द का चयन करते हुए। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग देखा है, सूची बनाइए। बच्चों जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पीने या दैनिक उपयोग के लिए ही नहीं अपितु अनेक सारे जो काम धंधे हैं, रोजगार के साधन हैं, रोजगार हैं, व्यवसाय हैं, उन सभी में बच्चों पानी का उपयोग किया जाता है। हमें यहाँ बताना है कि किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग हमारे द्वारा देखा गया है। जैसे बच्चों हम देख पाते हैं चाहे हलवाई की दुकान हो, मोटर कार के गैराज हो, मकान के निर्माण हो, पंक्चर वाले की दुकान हो, लॉन्ड्री वाले हों, होटलों में, कारखानों में, नर्सरी में या खेती के कार्य में, सिंचाई के रूप में, ये सब वो काम धंधे हैं बच्चों जहां हम पानी का उपयोग होते हुए देख पाते हैं। और इन सब के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इस प्रकार हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से मिलता है। यानी हमने ये तो जाना पिछले प्रश्न में कि अनेक सारे काम धंधों में जल का उपयोग किया जाता है, परंतु इन कार्यों को करने के लिए या इन काम धंधों के लिए जो पानी है वो कहाँ से आएगा। ये पानी बच्चों कई स्रोतों से आ सकता है, जैसे सरकारी नलों से, तालाबों से, कुओं से, बोरिंग से, नहरों से या फिर नदियों से। यानी इन सभी जगहों से पानी प्राप्त होता है इन कार्यों को करने के लिए। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी या तालाब है, इनका नाम पता करके लिखिए। बच्चों आप क्या करेंगे, अपने आसपास पता करेंगे कि कोई नदी या तालाब है और उसे किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारे पास है एक रामसर तालाब है बच्चों, जिसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार आप भी बताएंगे कि आपके आसपास कौन से नदी या तालाब हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है क्या इनमें साल भर पानी रहता है? किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में अधिक हो जाता है? बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से अनेक सारे प्रश्न हमसे पूछ लिए। जिस तालाब या नदी के बारे में आपने पिछले प्रश्न में बताया जो कि आपके आसपास स्थित है, अब आप ये बताइए क्या इनमें साल भर पानी रहता है? और अगर रहता है तो आप कहेंगे हाँ रहता है, नहीं रहता तो आप बताएंगे कि यहाँ साल भर पानी नहीं रहता। साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि किस मौसम में पानी कम हो जाता है यहाँ पर और किस मौसम में पानी यहाँ पर अधिक हो जाता है। तो देखिए बच्चों जो हमारे पास में रामसर तालाब है उसमें साल भर पानी नहीं रहता, इसलिए मैंने लिखा नहीं, इनमें साल भर पानी नहीं रहता है। साथ ही साथ देखिए इन नदियों में या तालाबों में गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है और बरसाती मौसम में पानी अधिक हो जाता है। इस प्रकार बच्चों हमें ये समझ में आ रहा है जब बारिश आती है तो जो नदी नाले जल स्रोत हैं उनमें पानी की अधिकता हो जाती है, और गर्मी में जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है तथा पानी की खपत भी ज़्यादा होती है, उस समय इन जल स्रोतों में जो पानी है उसकी कमी हो जाती है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहां के पानी को पवित्र मानते हैं और वहां से पानी लेकर आते हैं? कॉपी में तालिका बना करके भरिए। बच्चों कई बार हम सुनते हैं उस स्थान का यह जल तो काफ़ी पवित्र है
और उसे हम हमारे साथ में लेकर के आते हैं। कई तीर्थों की यात्रा हम करते हैं, वहाँ से भी जो पवित्र जल होता है उसे हम भंडारित करके घर पर लेकर आते हैं। फिर इसके अनेक सारे जो हमारे कार्य होते हैं, चाहे पूजा का हो, उत्सव त्यौहार का हो, अनेक प्रकार के संस्कार हो, इनमें हम इस जल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर बच्चों इस तालिका में हमें ये बताना है, उस स्थान का नाम लिखना है और वहाँ के उस पवित्र जल को क्या कहते हैं, कोई विशेष नाम दिया गया है तो उसके बारे में भी हमें यहाँ इस तालिका को भरना है। तो चलो भरते हैं तालिका को। जब बच्चों हम तालिका को भरते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हरिद्वार है वहाँ के पवित्र जल को गंगा जल कहा जाता है। उसी प्रकार मक्का मदीना का जो पवित्र जल है उसे आबे जमजम कहा जाता है। और बच्चों इलाहाबाद का जो पवित्र जल है उसे त्रिवेणी जल कहा जाता है। यह 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ शहर है इलाहाबाद, और यहाँ पर बच्चों जो जल पवित्र माना जाता है उसे त्रिवेणी जल के नाम से जानते हैं। तो हमने ये जाना कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ के जल को पवित्र माना जाता है, और वहाँ से जब हम आते हैं यात्रा करके तो वहाँ के जल को हमारे साथ लेकर के आते हैं। इस प्रकार हमने इस तालिका को पूरा कर लिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, इस पवित्र जल का उपयोग किस किस अवसर पर करते हैं। आप यात्रा पर गए, पवित्र जल को अपने साथ लेकर के आए, अब इस जल का उपयोग आप किन किन अवसरों पर करेंगे। तो जाहिर सी बात है बच्चों, इस पवित्र जल का उपयोग हम अनेक सारे जो धार्मिक उत्सव होंगे, पूजा के कार्यक्रम होंगे, उन पर करेंगे, या फिर जो अनेक सारे त्यौहार होते हैं जैसे गणेश चतुर्थी, रामनवमी, जन्माष्टमी, दीपावली, जब हम धर्म विशेष के त्यौहार मनाते हैं तो उस समय इस जल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ देखिए बच्चों, चाहे विवाह संस्कार हो या फिर मृत्यु संस्कार हो, इन कार्यों के लिए भी पवित्र जल का उपयोग किया जाता है। तो ये सब वो कार्य हैं, वो अवसर हैं जिन पर हम इस पवित्र जल का उपयोग करते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, विभिन्न तीज त्योहारों और रीति रिवाजों की सूची बनाइए जो पानी के स्रोत के पास मनाए जाते हैं। पानी के स्रोत के पास बच्चों अनेक सारे जो रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, मेले हैं, इनका आयोजन किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि वो कौन कौन से तीज त्योहार होंगे, रीति रिवाज होंगे जिनका आयोजन हम पानी के स्रोत के पास में करते हैं। जैसे देखिए, कार्तिक मास के स्नान हो, माघ माह के स्नान हो, या फिर यम द्वितीया का त्यौहार हो, मकर संक्रांति हो, या फिर बच्चों छठ पूजा हो, वत द्वादश यानी कि जिसे हम बिछवारस या बछवारस के नाम से भी जानते हैं, उसका त्यौहार हो। तो इन सब अवसरों पर बच्चों ये जो जितने भी तीज त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, ये किसी पानी के स्रोत के आसपास ही मनाए जाते हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जल के स्रोतों का हमने धार्मिक महत्व भी समझा है। ये जो जल के स्रोत हैं ये हमारे धार्मिक क्रियाकलापों से भी जुड़े हुए होते हैं। अब चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, अपने गांव के आसपास के मेलों, उत्सवों या गतिविधियों के बारे में लिखिए जो पानी के स्रोत के पास होती हैं। मनाए जाते हैं ना, कई सारे मेलों का आयोजन होता है, कई प्रकार के त्यौहार, कई सारी गतिविधियां हम इन पानी के स्रोतों के पास में मनाते हैं। हमें बताना है कि हमारे गांव या शहर में आसपास में ऐसे कौन कौन से मेले हैं, उत्सव हैं, गतिविधियां हैं जो इन पानी के स्रोतों के पास में मनाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, हमारे आसपास बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है, छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, इनका आयोजन हम पानी के स्रोत के पास में करते हैं। उसी प्रकार बच्चों आप बताएंगे कि आपके गांव के आसपास के जो मेले, उत्सव, गतिविधियां हैं जो इन पानी के स्रोतों के पास में मनाई जाती हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। और बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। हमारे भारत में जल की जो स्रोत हैं वो नदियाँ मानी गई हैं मुख्य रूप से। यहाँ पर अनेक सारी नदियाँ बहती हैं बच्चों, जो अनेक सारे राज्यों से होकर के जलापूर्ति करती हैं। इन प्रमुख नदियों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि देखिए, चाहे गंगा नदी हो, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ताप्ती, महानदी, सतलज, चिनाब, रावी, ये सारी अनेक नदियां हैं बच्चों जो भारत में बहती हैं और इनके नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है, भारत की सीमा से लगे तीनों समुद्र के नाम लिखिए। भारत के नक्शे का अध्ययन करते समय हम ये समझ पाए थे बच्चों कि जो हमारा भारत है उसके 3 ओर नीला रंग फैला हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि एक जलीय क्षेत्र है। यानी कि यह हमारा भारत 3 ओर से समुद्री क्षेत्रों से
घिरा हुआ है। इस प्रश्न में हमें उन्हीं तीनों जो समुद्री क्षेत्र हैं उनके नाम लिखने हैं। तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि भारत के 3 और जो समुद्री क्षेत्र हैं वो हैं हिंद महासागर, अरब महासागर और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी। यानी बच्चों हमने ये जाना कि भारत के तीनों ओर लगा समुद्री क्षेत्र हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये हैं भारत की सीमा से लगे तीनों समुद्री क्षेत्र। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, अगर हम भूगर्भीय जल का तेजी से उपयोग करेंगे तो क्या वह इतनी ही तेजी से फिर भर सकता है? विचार करके लिखिए। बच्चों भूगर्भ का जल आता कहाँ से है ये हमने समझा था। जब बारिश होती है तो बारिश का अधिकतर पानी नदी नालों से बहता हुआ अंत में समुद्र में मिल जाता है। कुछ पानी वाष्प के रूप में पुनः वायुमंडल में मिल जाता है और कुछ पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता हुआ अंत में भूगर्भ में चला जाता है। बच्चों भूगर्भ में पानी जमा होने की जो प्रक्रिया है वो कई सालों से हो रही है। यानी हम ये समझ पा रहे हैं आज हम जिस पानी का दोहन करते हैं भूगर्भ से वो लाखों वर्ष पहले भूगर्भ में पहुंचा था। ये प्रक्रिया इतनी आसान थोड़ी होगी कि बारिश का पानी आया और सीधा भूगर्भ में, ऐसे थोड़ी, वो रिस कर जाता है, कितना समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम भूगर्भ जल का तेजी से उपयोग करेंगे तो वह इतनी जल्दी या इतनी तेजी से पुनः नहीं भर सकता है, क्योंकि इसे भरने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इस प्रकार बच्चों हमने विचार किया और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों वो देखिए, पानी बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? जाहिर सी बात है जहां हम जल का दुरुपयोग देखेंगे वहां हम तैयार हो जाएंगे उस दुरुपयोग को रोकने के लिए और इस प्रकार बचेगा हमारा जल। तो हम कह सकते हैं कि पानी का हम आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करेंगे, पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे, बूंद बूंद पानी को बचाएंगे। यदि हमारे स्कूल, घर, सड़क, आसपास के क्षेत्र में कहीं अगर नल खराब है और उससे पानी लीक हो रहा है, पानी बह रहा है व्यर्थ ही, तो हम संबंधित व्यक्ति, संबंधित संस्था को समझाएंगे कि आप इस नल को परिवर्तित कीजिए या बदलिए ताकि ये पानी बर्बाद ना हो। साथ ही साथ हम हमारे स्तर पर भी प्रयास करेंगे कि हम उस नल को बदल सकें। इस प्रकार बच्चों ये वो कार्य हैं जिनके द्वारा हम पानी बचाने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, आपके क्षेत्र के नदी तालाबों में क्या क्या डाला जा रहा है जिससे पानी गंदा हो रहा है? जब जल में अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, अनेक सारे अशुद्ध रासायनिक तत्व मिल जाते हैं, गंदा पानी मिल जाता है, कचरा मिल जाता है तो जल अशुद्ध हो जाता है। आप बताइए कि आपके पास में, आपके क्षेत्र में जो नदी तालाब हैं उनमें क्या क्या डाला जा रहा है? बच्चों जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला हमारे यहाँ जो नदी तालाब हैं उनमें घर, ऑफिस, उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसकी नालियों को उसी में छोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों ये भी देखा गया है कि जो वस्त्र रंगाई उद्योग से निकलने वाला रासायनिक कचरा है या रासायनिक पानी है जिसमें रासायनिक तत्व ज़्यादा हैं उसे भी हमारे जल स्रोतों में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जो ये पानी है वो गंदा हो रहा है। तो ये वो तरीके या वो कारण है बच्चों जिनके कारण हमारे क्षेत्र के जो नदी तालाब हैं उनका पानी दूषित हो रहा है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों वो देखिए, इन जल स्रोतों के गंदा होने से आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? ये जल स्रोत अगर गंदे होंगे बच्चों तो हमारी जो पूरी व्यवस्था है, दैनिक व्यवस्था है, वो चरमरा जाती है। कैसे? हम इस जल का उपयोग सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक करते हैं। अगर हम दूषित पानी का उपयोग करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इन जल स्रोतों के गंदा होने से पानी गंदा और दुर्गंध युक्त हो रहा है। ऐसे पानी के उपयोग से हम अनेक सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है गंदे जल का हमारे जीवन पर। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न और बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, यदि आपके घर का पानी आपके घर के बाहर एकत्र रहे तो क्या क्या परेशानी होगी? बच्चों जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस वह कीचड़ का रूप ले लेता है, धीरे धीरे उसमें गंदगी मिलना शुरू हो जाती है, उससे दुर्गंध आना शुरू हो जाती है और वहाँ पर मक्खी मच्छर जैसे जीव पैदा हो जाते हैं जो अनेक सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। अगर यह पानी हमारे घर के बाहर इकट्ठा रहेगा तो ये सब प्रकार की जो परेशानियां हैं, चाहे दुर्गंध आने की, मक्खी मच्छर पैदा होने की और बीमारियां फैलने की, इन सब का सामना हमें करना
पड़ेगा। तो ये वो परेशानियां हैं जो हमें उठानी होंगी। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है नल में आने वाले पानी को वितरण से पहले कैसे साफ करते हैं। बच्चों, नलों में जो पानी आता है वितरण से पहले उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं, जिसके द्वारा वो पानी साफ हो जाता है या पानी को शुद्ध किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नल में आने वाले पानी को वितरण से पहले क्लोरीन डाल करके साफ करते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए पुराने समय में जब पानी बोतल में बेचा नहीं जाता था तब यात्री पानी कहाँ से पीते थे। जाना था ना हमने, अनेक स्थानों पर प्याऊ का निर्माण किया गया है। तो जब पुराने समय में बोतलों में पानी नहीं बेचा जाता था तो अनेक स्थानों पर लगी हुई जो प्याऊ हैं उनसे ये यात्री पानी पीते थे। तो हम यहाँ लिखेंगे पुराने समय में यात्री विभिन्न स्थानों पर लगी प्याऊ से पानी पीते थे। अब बच्चों हम देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, देखो आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ पर प्याऊ देखे हैं। प्याऊ का निर्माण बच्चों ज़्यादातर वहाँ किया जाता है जहाँ पर यात्रियों का आवागमन ज़्यादा रहता है, यानी जहाँ पर ज़्यादा लोग इस प्याऊ से लाभान्वित हों उस स्थान पर प्याऊ स्थापित की जाती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर, या फिर जो धार्मिक स्थल हैं उनके पास में हम प्याऊ को देख सकते हैं। तो ये वो स्थान है जहां पर प्याऊ देखी जाती है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है पता कीजिए कौन लोग प्याऊ लगाते हैं और क्यों। प्याऊ कौन लगाते हैं और प्याऊ लगाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है, ये दोनों बातें हमें इस प्रश्न के उत्तर में बतानी है। तो बच्चों देखिए, भारतीय संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम माना गया है, इसलिए आज भी कई व्यापारी, उद्यमी, सामाजिक संस्थाएं और जो बड़े बड़े दानवीर व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, यात्रियों के लिए प्याऊ का निर्माण करते हैं। इसी वजह से बच्चों हम देख पाते हैं इतनी सारी प्याऊ को, और हम जान चुके हैं कि ये प्याऊ क्यों लगाई गई हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों आपने बहता पानी कहाँ देखा है। अरे बहते हुए जल को हम देख सकते हैं कहाँ, चाहे नदी हो, नाले हो या नहरें हो, इन सब में बच्चों हम बहते हुए पानी को देख सकते हैं, और उन सब के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है पानी व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए। बच्चों पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए क्योंकि हमारी धरती पर जो जल के स्रोत हैं वो निश्चित हैं। हमारी पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है। साथ ही साथ जो भूगर्भ का जल है वो भी काफ़ी लंबे समय से स्टोरेज यानी भंडारित होता है, उसे वापस भरने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसीलिए हमें अगर भविष्य के लिए जल संकट से बचना है तो जो पानी है उसे व्यर्थ नहीं बहाना होगा, हमें पानी का सोच समझकर उपयोग करना होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है पानी मैला कैसे हो जाता है। कैसे होगा पानी गंदा या ऐसा जिसे हम पी नहीं सकते। जाहिर सी बात है बच्चों, पानी में मलमूत्र, कूड़ा करकट, उद्योगों से निकलने वाली गंदगी आदि अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, तो इनके मिलने के कारण ही ये पानी मैला या गंदा हो जाता है। हमने यहाँ जाने उन कारणों को जिनके कारण जल के स्रोत या पानी गंदा होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और बच्चों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है पानी को साफ कैसे रखें। कैसे रख सकते हैं हम पानी को या पानी के जो स्रोत हैं उनको साफ। तो जाहिर सी बात है बच्चों, बहते पानी में गंदे पानी की नालियों को न डालें, उसमें कूड़ा करकट न डालें, तथा साथ ही साथ जो उद्योगों का निकला हुआ अपशिष्ट कचरा है उसे भी हम जल स्रोतों में ना डालें। इस प्रकार हम पानी को साफ रख सकते हैं। साथ ही साथ पानी को उपयोग करने से पहले उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल करके हम उसको साफ कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों साफ पानी को ढक करके भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक सारी विधियां हैं जिनके द्वारा भी पीने के पानी को साफ किया जाता है, जैसे उबाल कर, छान कर या फिर फिल्टर मशीनों के द्वारा। तो बच्चों ये वो सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम पानी को साफ रख सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, पानी और हमारा जो रिश्ता है वो कितना अटूट है। हमें हमारे भविष्य के लिए इस जल का उपयोग, अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में हम पानी का बिना किसी परेशानी के उपयोग कर सकें, तो इसके लिए हमें जो जल स्रोत हैं उनकी देखभाल करनी होगी। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।